नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के बाहर भारतीय संविधान की एक बहुत बड़ी विस्तृत रूपरेखा को समझने वाले हैं और जिनके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है संविधानोत्तर निकाय। और संविधानोत्तर निकायों की बात करें तो ये सरकार के साथ साथ सामान्य नागरिकों के हितों में कार्य करते हैं और शासन और प्रशासन की धुरी को और अधिक विकेंद्रीकृत करते हुए न्याय, सुशासन के साथ-साथ अधिकारों के प्रति सजगता को भी निर्धारित करते हैं। ये हैं हमारे संविधानोत्तर निकाय। संविधानोत्तर निकाय की बात करें तो हमारे सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण संविधानोत्तर निकायों में से एक राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग मुख्यतः दो क्षेत्रों के अंदर और जिसका नियंत्रण मुख्य रूप से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। और हम बात करें कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एक आयोग मतलब उसकी देखरेख में कार्य करने वाले एक आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य की बात करें तो महिलाओं के लिए संवैधानिक व विधिक रक्षा उपायों की समीक्षा करना, जितने भी मतलब संवैधानिक और या संसद की विधि के द्वारा या न्यायालयों के विभिन्न आदेशों या प्रशासनिक कार्यवाहियों के द्वारा जितने भी कानून बनाए जा रहे हैं उनके अंदर महिलाओं के रक्षा उपायों को मतलब महिलाओं की रक्षा को सुनिश्चित करने वाले उपायों को निर्धारित करना, महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन होने के बारे में शिकायतों का निवारण व उनका समाधान प्रस्तुत करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करना तथा महिलाओं को प्रभावित होने वाले मामलों पर सरकार को एक बार सूचना देना व महिलाओं के अधिकारों के बारे में सलाह भी देना एक महत्वपूर्ण कार्य में से एक है। अब हम इसकी बात करें कि राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना कैसी है, तो ये केंद्र सरकार द्वारा नामित और निर्दिष्ट बहुसदस्यीय निकाय है। कैसा निकाय है? बहुसदस्यीय निकाय। और इसके अंदर एक अध्यक्ष और 5 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम इसके लिए एक वह भी है कि इसके अंदर कम से कम एक सदस्य एससी और एसटी समुदाय से भी होना चाहिए और इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें कि ये शिकायतों की किस प्रकार की शिकायतों का निवारण करता है व किस प्रकार की शिकायतों में अपनी रूपरेखा निर्धारित करता है। तो हम बात करें ये मौखिक और लिखित दोनों रूप से शिकायतों का स्वरूप को एक्सेप्ट करता है। साथ ही साथ ये उन मामलों को भी देखता है कि जिनके अंदर पुलिस की उदासीनता से संबंधित कोई मामला हो या पारिवारिक विवाद हो या फिर यौन उत्पीड़न से संबंधित मामला हो या गंभीर यौन अपराध की शिकायतें हों या अन्य कोई गंभीर अपराध हुआ हो महिलाओं के प्रति, उनके बारे में एक समीक्षा और अपनी समिति के माध्यम से कार्य संचालन करता है और महिलाओं के लिए जांच और राहत कार्य भी यही संचालित करता है। आपको मैंने बताया है कि ये अपना कार्य एक समितियों के माध्यम से करता है और समितियां निश्चित रूपरेखा में और आप जानते हैं कि एक प्रशासन के ऊपर एक भार सा उत्पन्न करती है जिससे उनके कार्य करने की जो उदासीनता है उसमें तीव्रता आ जाए। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट है, वह है पारिवारिक महिला लोक अदालत। पारिवारिक महिला लोक अदालत, इसकी बात करें तो हम ये न्यायालयों के ये जैसे हमारे न्यायालय होते हैं, लोक अदालत आपने सुना हो तो लोक अदालतों की जैसा ही है। अब हम बात करें कि न्यायालयों में लंबित जो भी विवाद है या पारिवारिक मामले जिनका त्वरित निवारण या निपटान होना जरूरी है, उनके लिए ये क्या हमने पारिवारिक महिला लोक अदालत का गठन कर दिया गया है और ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समान कार्यरत है, मतलब उनकी रूपरेखा देखरेख में कार्य करता है। अब इनकी बात करें तो जो हमारी अदालत है पारिवारिक महिला लोक अदालत, उसका उद्देश्य है महिलाओं को शीघ्र व निःशुल्क न्याय प्रदान करना, महिलाओं को न्याय प्रदायगी मतलब न्याय देने का जो तंत्र मतलब प्रदायगी तंत्र है उसके अंदर भाग लेने के लिए सशक्त बनाना। साथ ही ठीक है दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग हमने पहली वीडियो में पढ़ लिया था। अब हमारे पास है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण की बात करें तो यूएनसीआरसी जो यूएन का एक
प्रावधान के द्वारा स्थापित किया गया था 1989 के अंदर, उसी की प्रेरणा से भारत में भी बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रावधान किया गया है, जो मुख्यतः बालकों से संबंधित अधिकार हैं उनको संरक्षित करता है। ठीक है, बालकों से संबंधित जितने भी अधिकार हैं उनके लिए रक्षा उपाय करना, उनके संरक्षण संवर्धन के लिए जितने भी जो हमारे व्यवस्थाएं हैं उनका निरीक्षण करना, ये हमारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग करता है। इसके अंदर 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बालक माना गया है। साथ ही साथ इसका उद्देश्य संवैधानिक व विधिक रक्षा उपायों की समीक्षा करना, बालकों के जो अधिकार हैं उनसे संबंधित जितनी भी शिकायतें हैं उनका निवारण करना। साथ ही साथ अब इसके लिए बाल अधिकार संरक्षण के लिए हमारे पास राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 संसद द्वारा बना दिया गया है, जो संसद की विधि के द्वारा स्थापित है लेकिन संविधान में स्थापित नहीं है। तो हम इसकी संरचना की बात करें तो संरचना के अंदर एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं और इसके अंदर कम से कम 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। ठीक है, और इसके कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल इसका 3 वर्ष है और 2 कार्यकाल से अधिक पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती। ठीक है, और अधिकतम आयु इसकी है हमारे पास, अधिकतम आयु की बात करें तो अध्यक्ष के लिए 65 वर्ष और सदस्यों के लिए 60 वर्ष नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, मतलब वहाँ जब जैसे ही 65 अध्यक्ष और 60 की सदस्यों के उन्हें फिर दोबारा पुनः निर्वाचित नहीं किया जा सकता या वह सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और इसको राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को जो शक्तियां प्रदान होती है अधिनियम के 2005 के अधिनियम में तो है ही, इसी के साथ साथ इसे 3 अन्य कानूनों में भी शक्ति दी गई है, जैसे RTE अधिनियम 2005, पॉक्सो एक्ट, साथ ही साथ किशोर न्याय अधिनियम 2015, किशोर न्याय अधिनियम 2015 और इसका पूरा नाम है किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2015। तो ये था हमारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अब एक बाल न्यायालय की भी अवधारणा कई राज्यों में प्रचलित है। तो बात करें हम, देखिए ये बाल न्यायालय की बात करें तो वही हमारा 2005 का अधिनियम है, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, उसके तहत निर्धारित किया गया है और राज्य सरकार को शक्ति देता है कि प्रत्येक जिले में एक सत्र न्यायालय को बाल अधिकार न्यायालय के रूप में नामित करने का अधिकार देता है, जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परमिशन से स्थापित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब ये था हमारा संविधानोत्तर निकाय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अब हम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात करें तो इसका नोडल विभाग है वो है अल्पसंख्यक मंत्रालय, और अल्पसंख्यक मंत्रालय की बात करें तो यह गृह मंत्रालय के कार्यकारी संकल्प के द्वारा प्रारंभ में स्थापित किया गया था। अब हम बात करें कि 1993 में केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक, देखिए मैं आपको बताऊं कि जब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना हुई थी तभी इसने अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया था। परिभाषित करने का जो प्रक्रम है 1993 में सरकार ने एक अधिसूचना या संशोधन स्थापित किया, फिर अधिसूचना जारी की और अधिसूचना जारी करके 5 समुदाय या 5 धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक को घोषित कर दिया, जिनमें मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख और पारसी था। देखिए मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख और पारसी। और 2014 के अंदर मतलब एक और संशोधन कर और अधिसूचना के माध्यम से जैन समुदाय को शामिल कर लिया गया और अब वर्तमान में छह धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, और अल्पसंख्यक के लिए अधिसूचित करने के लिए पहले कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन सरकार को अब केंद्र सरकार को शक्ति दे दी गई है। अब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात करें तो इसके सदस्यों में एक सदस्य, एक उपाध्यक्ष व 5 सदस्य हो सकते हैं और इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए नियुक्त है। ठीक है, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। अब हम बात करें राष्ट्रीय महिला बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इनके अंदर क्या क्या तो समानताएं हैं। देखिए दोस्तों, पहली समानता है कि अध्यक्षों और पदों को हटाए जाने का प्रावधान इनमें लगभग समान है। ठीक है, कदाचार और अक्षमता सिद्ध हो जाए या दिवालिया सिद्ध हो जाए
या वेतनिक रोजगार में संलग्न हो, या न्यायालय द्वारा कारावास की सजा सुनिश्चित कर दी गई हो, या 3 बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहा हो, या अपने पद का दुरुपयोग करने का कहीं मामला दिखाई देता है, तो ये अपने पद से हटाए जा सकते हैं। और इनको शक्तियां कौन सी प्राप्त है? इनको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। और सिविल न्यायालय को क्या क्या शक्तियां प्राप्त होती है? या किसी भी व्यक्ति से पूछताछ करने के लिए किसी भी व्यक्ति को बुला सकते हैं, ठीक है। ये साक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ ये समन जारी कर सकते हैं, और समन जारी करके ये किसी भी कार्यालय व न्यायालय से रिकॉर्ड मंगा सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे सिविल न्यायालय की शक्तियां, जो किसको प्राप्त है? हमारे आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग हो, या हमारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हो, या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग हो। अब NIA, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण, ये भी सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे आजकल सबसे चर्चाओं में रहने वाले एक प्रमुख बिंदुओं में से एक है। राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण या NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी की स्थापना, इसकी बात करें तो 2009 में इसकी स्थापना की गई। और आपको पता है कि एक बहुत कुख्यात हमला आतंकवादियों का, जो 2008 का मुंबई आतंकवादी हमला था, उसके बाद ऐसे हमले ना हो, उनसे सुरक्षा स्थापित की जा सके, इसके लिए हमारे पास 2009 के अंदर NIA की स्थापना की गई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। और इसका नोडल मंत्रालय है गृह मंत्रालय। इसकी संरचना केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त महानिदेशक, और महानिदेशक की शक्ति राज्यों में नियुक्त महानिदेशक की शक्ति के बराबर होती है। अब इसके कार्य क्या हैं? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इसके जो क्षेत्राधिकार है भारत के संपूर्ण क्षेत्र के अंदर, और अब 2019 के अंदर हम जिसको आगे पढ़ने वाले हैं उसके अंदर संशोधन कर दिया गया है। तो ये अब बाहरी मामलों को भी निर्धारित कर सकती है, उनकी जांच कर सकती है। हम बात करें तो भारत के एकता, अखंडता व संप्रभुता से संबंधित मामला हो, या UN व अंतर्राष्ट्रीय संबंधियों से अपराधों की जांच कर सकता है। आतंकवाद हमले, बम विस्फोट, साइबर क्राइम, जलवाहन अपहरण, वायुयान अपहरण आदि के मामलों की तो जांच करता ही है। साथ ही साथ 2019 में ये मानव तस्करी, जाली मुद्रा के साथ साथ साइबर अपराधों व जैसे अपराधों का आधुनिकीकरण के बाद अपराधों का भी आधुनिकीकरण हुआ है, उन अपराधों की जांच व उनकी कार्यविधि को संचालित करते हुए यह सुनिश्चित करता है कि अपराधों को कैसे भी करके हतोत्साहित किया जा सके। अब हम इसकी बात करें तो इसका एक महत्वपूर्ण कार्य भी है। ये नकली करेंसी व नोटों को व आतंकवादी फंडिंग जो हो रही है उसके लिए TFFC प्रकोष्ठ बनाया है, जो विशेष रूप से जाली नोटों के बारे में एक अपनी विशेष टीम के माध्यम से कार्य करता है। अब बात करें NIA अधिनियम के अंदर 2019 में जो संशोधन हुआ है वह NIA कहता है, NIA को शक्ति देता है कि यह उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो भारत के बाहर भारतीय नागरिकों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहे हैं या अपराध करते हैं या भारत के हितों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार NIA के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय को आयोजित कर सकती है, ठीक है दोस्तों। अब ये है हमारा NIA। अब हमारे पास एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। हम बात करें कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नोडल एजेंसी है गृह मंत्रालय, और गृह मंत्रालय की बात करें तो आपदा प्रबंधन योजनाओं व उपशमन संबंधी तंत्रों की सिफारिश करता है। ये 2004 के सुनामी के बाद हमें आवश्यकता हुई कि हमें एक आगामी और जो हमारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर सके, हमें ऐसे तंत्र की आवश्यकता है। उसी को देखते हुए हमने भी एक राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का गठन कर लिया, और इसका उद्देश्य है ज्ञान, जो हमारा भूतपूर्व ज्ञान है उसके आधार पर सभी स्तरों पर रोकथाम, तैयारी व प्रतिरोधकता स्थापित कर आपदा जोखिमों की पहचान करना, आकलन करना, उनकी निगरानी करना तथा प्रौद्योगिकी के स्तर पर पारंपरिक ज्ञान, पर्यावरण की स्थिरता पर आधारित उपशमन आधारित उपायों को सुनिश्चित करना, साथ ही साथ विनियामक वातावरण अनुपालना की व्यवस्था करना तथा IT द्वारा मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड तकनीकी का प्रयोग करते हुए पूर्वानुमान व प्रारंभिक चेतावनी तंत्र को स्थापित करना।
साथ ही इसकी संरचना की बात करें कि हमारा एनडीएमए के अंदर हमारी संरचना की बात करें तो संरचना के अंदर एक अध्यक्ष व अन्य अध्यक्षों सहित 9 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। कितने सदस्यों से? एक तो अध्यक्ष होगा, साथ ही साथ 9 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। और अध्यक्ष कौन होगा? पदेन प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा। राष्ट्रीय अब राज्यों के अंदर भी एक आपदा प्रबंधन इसी के समान व्यवस्था की है। ये त्रिस्तरीय संरचना है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसका पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है और इसमें भी 9 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। और फिर आता है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए, और डीडीएमए की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष 7 सदस्यों से अधिक लोग सदस्य और अन्य सदस्य नहीं हो सकते। और अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष पदेन कलेक्टर होता है। जनजातीय क्षेत्रों में जनजातियों के जो सर्वश्रेष्ठ जनजातीय में भी इनका गठन किया गया है। और जनजातीय परिषदों की बात करें तो जनजातीय परिषदों को भी इसके प्राधिकरण के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है जो मुख्य। तो अब हम बात करें जो मुख्यतः किससे संबंधित हैं? आपदा प्रबंधों के प्राधिकरण से संबंधित उपाय रक्षोपाय कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत की गई। और इसका नोडल विभाग की बात करें तो विधिक एवं न्याय मंत्रालय है। इसकी संरचना 2 प्रकार से निर्धारित होती है, एक तो निर्वाचित और दूसरा पदेन सदस्यों द्वारा। निर्वाचित सदस्यों की बात करें तो प्रत्येक राज्य में बार काउंसिल ऑफ स्टेट होती है, स्टेट बार काउंसिल, और स्टेट बार काउंसिल द्वारा निर्वाचित सदस्य इसके निर्वाचित सदस्य ही होते हैं। अब पदेन सदस्यों की बात करें तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर पदेन सदस्यों की बात करें तो भारत का महान्यायवादी व सॉलिसिटर जनरल होता है। ठीक है। और इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन अपने सदस्यों में से ही होता है और इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। कितने वर्ष? 2 वर्ष। ठीक है। और इसकी कार्यप्रणाली की बात करें तो अधिवक्ताओं के लिए जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है अधिवक्ताओं के लिए वृत्ति आचरण, मतलब जो उसके व्यवहार संबंधी आचरण है उनके मानकों का निर्धारित करना, और ये निर्धारित करने का काम करती है अनुशासनात्मक समिति। बार काउंसिल का मतलब बार काउंसिल अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती है और समितियां बनाकर अपने कार्यों को संचालित करती है। और अनुशासन संबंधी कार्य अनुशासनात्मक समिति करती है। अधिवक्ताओं के अधिकार विशेषाधिकारों की रक्षा, ये भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रमुख कार्य है। राज्य बार काउंसिल के मामलों के कार्य, जो राज्य बार काउंसिल के संबंधित कार्य है उनकी कार्यवाही करना, उनका व्यवस्थीकरण करना या उनकी पैरवी करना, ये भी एक पर्यवेक्षण का भी कार्य, एक मुख्य कार्य है। विधिक शिक्षा को बढ़ावा देना और उसके मानकों को निर्धारित करना भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को प्रमुख कार्य है। ऐसे विश्वविद्यालय को मान्यता देना जो विधिक उपाधि धारण करते हैं। साथ ही साथ ये अपनी स्वयं की निधि भी स्थापित कर सकते हैं। आप तभी तो कहते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, संविधान के बाहर अपना प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थान। अब है स्टेट बार काउंसिल, मतलब SBC। यह भी अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत स्थापित की गई है। जो ये राज्य SBC की बात करें तो हम राज्य एक या एक से अधिक राज्य या संघ शासित प्रदेश मिलकर संयुक्त स्टेट बार काउंसिल की स्थापना कर सकते हैं। इसके निर्वाचन वैसे ही बार काउंसिल के समान निर्वाचित और पदेन दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं। और हम बता दें कि निर्वाचित सदस्यों का निर्धारण कैसे होगा। जहां 5000 से अधिक निर्वाचक मंडल है वहां पर 15 सदस्य होंगे, और 5000 से और 10,000 के बीच में है वहां 20 सदस्य होंगे, और 10,000 से अधिक सदस्य जहां भी हों वहां 25 सदस्य होंगे। और इनका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है, और ये 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए निर्वाचित। और स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर आपको पता है कि वहाँ जो सदस्य चुनकर जाते हैं राज्य बार काउंसिल से, स्टेट बार काउंसिल से, वो कब तक पद निर्धारित कर सकते हैं? जब तक वो स्टेट बार काउंसिल के सदस्य होते हैं। और अब इसके अंदर पदेन सदस्यों की बात करें स्टेट बार काउंसिल के अंदर, तो राज्य महाधिवक्ता तो सभी राज्यों में होता है, लेकिन दिल्ली के अंदर एक विशेष प्रावधान है। इसके अंदर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी इसके अंदर पदेन सदस्य होता है। और आपको पता है कि कार्यप्रणाली ये अधिवक्ताओं
ये नामावली तय करता है अधिवक्ताओं की कि कौन से व्यक्ति प्रविष्ट होंगे अधिवक्ता के लिए। और बीसीसीआई के अनुसार विश्वविद्यालयों की बीसीआई मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार ये जो कार्य दिए गए हैं उनके विश्वविद्यालयों की ये पैरवी, साथ ही साथ उनकी सभाओं में बैठकों में भाग लेना, साथ ही साथ उनका निरीक्षण करने का भी अधिकार किसे है? स्टेट बार काउंसिल को। ठीक है, तो हमारा ये अब हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण है विधि आयोग, है ना। विधि आयोग की बात करें तो लॉ कमीशन की बात करें तो ये गैर सांविधिक मतलब संविधान से अलग, इसका संविधान में वर्णन नहीं है बल्कि संविधान से पृथक इसका यह एक सलाहकारी निकाय है। ये समय समय पर केंद्र सरकार के द्वारा आदेश के द्वारा स्थापित होता है। और पहली बात करें हम पहला बार काउंसिल की बात करें तो ये लॉ कमीशन की बात करें तो लॉ कमीशन 1955 में गठित किया गया था एमसी तलवाड़ की अध्यक्षता में। ठीक है, और अब तक 21 लॉ कमीशनों का गठन किया जा चुका है और इनका लगभग सबका कार्यकाल 3 वर्ष रहा है। और इसकी अधिसूचना कौन जारी करता है? केंद्र सरकार। और वर्तमान में 22वां विधि आयोग चल रहा है, जो हाल ही में हमारे मतलब जो समान नागरिक संहिता पर अपने विचार मांगे हैं तथा अपने विचार प्रस्तुत करने वाला किए हैं वो हैं उसके अध्यक्ष हैं आर अवस्थी, जो 2020 से 2024 तक के अपने पूरे कार्यकाल तक को पूरा कर लेंगे। इसकी संरचना कोई निश्चित नहीं है और ये विधियों का समीकरण, संहिताकरण तथा जो विधियां अब विलोपित हो चुकी है या उनका अब प्रयोग नहीं है उनकी एक कंपाइलेशन करते हुए उनको मुख्य विधियों से पृथक करने का कार्य भी यह करता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा।